नमस्कार दोस्तों, आज के इस डिटेल्ड एनालिसिस में हम बीपीएससी 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की आधिकारिक नोटिफिकेशन को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। राज्य प्रशासन में जाने का जिनका भी सपना है, उनके लिए ये बहुत ही क्रूशल टाइम है। इस चर्चा में हम नोटिफिकेशन के हर एक छोटे बड़े पहलू को बिल्कुल क्लियरली समझेंगे ताकि कोई भी डाउट ना बचे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इसके ऑफिशियल फैक्ट्स और रूल्स पर आते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर 1232 ये कोई मामूली नंबर नहीं है दोस्तों। इस बार बीपीएससी ने सच में बम्पर बहाली निकाल दी है। सीधे 1230 पदों पर नियुक्तियां। बिहार सरकार के अलग अलग विभागों में प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं में जाने का ये एक बहुत ही बड़ा और कह सकते हैं एकदम सुनहरा मौका है। देखिए, इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसीज रोज रोज तो आती नहीं है, इसलिए जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये लिटरली एक करो या मरो वाला चांस है। ओके, तो आइए देखते हैं कि आज हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं। हमारा ब्लूप्रिंट एकदम साफ है। सबसे पहले 72वीं नोटिफिकेशन का ओवरव्यू, फिर वैकेंसीज का पूरा नंबर गेम, उसके बाद एलिजिबिलिटी और एज लिमिट, फिर सिलेक्शन प्रोसेस और लास्ट में फीस और कुछ बहुत ही जरूरी इंस्ट्रक्शंस। चलिए शुरू करते हैं। तो भाग 1, बीपीएससी 72 नोटिफिकेशन का ओवरव्यू। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का ये एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है। लंबे समय से जो भी लोग इसका वेट कर रहे थे, उनके लिए अब खुद को साबित करने का वक्त आ गया है। नोटिफिकेशन का सबसे क्रूशियल हिस्सा होती है उसकी टाइमलाइन। इसे तो बिल्कुल अपने कैलेंडर में मार्क कर लेना चाहिए। 7 मई 2026 से फॉर्म भरने शुरू होंगे और 31 मई 2026 को खत्म। विंडो काफी छोटी है। और हाँ, 1 अगस्त 2026 ये वो बेंचमार्क डेट है जिस दिन से उम्र की गिनती होगी। इस टाइट शेड्यूल में थोड़ी सी भी देरी या गलती इस बड़े मौके को हाथ से निकाल सकती है। अब आते हैं भाग 2 पर, वैकेंसीज का नंबर गेम। 1230 पदों का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसे समझना एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इससे ही पता चलेगा कि असली कंपटीशन आखिर है कहाँ। अब यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये बहाली महिला सशक्तिकरण की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। टोटल 1230 में से सीधे 359 पद खास तौर पर महिलाओं के लिए रिजर्व रखे गए हैं। ये सच में एक बेहतरीन और इंक्लूसिव कदम है। बाकी बचे 871 पद दूसरी सभी कैटेगरीज के लिए होंगे। अगर हम पदों के ब्रेकडाउन को देखें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। सबसे ज्यादा यानी 365 पद सिर्फ रेवेन्यू ऑफिसर के हैं। उसके बाद कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर के 130 पद हैं। लेकिन जरा गौर करने वाली बात है, सबसे ज्यादा डिमांड वाले एसडीएम के 100 और डीएसपी के सिर्फ 22 पद हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर एसडीएम या डीएसपी की वर्दी का सपना है तो मेरिट लिस्ट में एकदम टॉप पर आना होगा। वहीं रेवेन्यू ऑफिसर जैसे पदों के लिए अफसरों का वॉल्यूम काफी ज्यादा है। चलिए बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, एलिजिबिलिटी और एज क्राइटेरिया। इतने सारे पद देखकर एक्साइटमेंट होना तो पक्का है, लेकिन सवाल ये है कि ऑफिशियली इस रेस में दौड़ने के लिए कौन-कौन एलिजिबल है। आइए रूल्स को समझते हैं। बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल है। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक छोटा सा कैच है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जैसे कुछ खास पदों के लिए कॉमर्स, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स में डिग्री होना मस्ट है। तो फॉर्म भरते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि डिग्री और चुना गया पद आपस में मैच करते हों। और ये चार्ट एज लिमिट को बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से समझाता है। 1 अगस्त 2026 के हिसाब से अनरिजर्व्ड पुरुषों के लिए मैक्सिमम एज 37 साल है, जबकि महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए ये लिमिट 40 साल तक जाती है। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए ये 42 साल है। एक और बात, पद के हिसाब से मिनिमम एज 20, 21 या 22 साल से शुरू होती है। और हाँ, जो लोग पहले से बिहार सरकार में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए 5 साल की एक्स्ट्रा छूट भी है, बस उन्होंने पहले 5 चांस यूज न किए हों। अब आते हैं भाग 4 पर, सिलेक्शन प्रोसेस। प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का सफर कैसा रहने वाला है। ये एक काफ़ी टफ और मल्टी लेवल चैलेंज है जिसके लिए मेंटली तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। पूरी जर्नी को इन 3 बड़े स्टेप्स में बांटा गया है। पहला पड़ाव है प्रीलिम्स या पीटी। जो इसे क्लियर करेंगे वो जाएंगे दूसरे यानी मेंस एग्जाम में। और लास्ट में जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट्स बचेंगे उन्हें फेस करना होगा फाइनल स्टेज यानी इंटरव्यू। ये पूरा प्रोसेस लाखों फॉर्म्स में से फिल्टर करते करते सिर्फ कुछ 100 सबसे काबिल लोगों को चुनता है।
प्रीलिम्स के रूल्स को जरा ध्यान से समझते हैं। 150 नंबर का पेपर होगा और टाइम मिलेगा 2 घंटे। तो यहाँ जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग, मतलब अब तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। ये रूल एग्जाम हॉल की पूरी स्ट्रैटेजी को पलट कर रख देता है। और एक बहुत ही यूनिक बात, अगर कोई सवाल छोड़ना है तो OMR शीट को खाली नहीं छोड़ना है, बल्कि ऑप्शन ई को चुनना मैंडेटरी है। याद रहे, ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसका टारगेट मेंस के लिए टोटल वैकेंसीज के 10 गुना लोगों को सिलेक्ट करना है। मेंस एग्जाम में ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन से सब्जेक्ट्स मेरिट बनाएंगे और कौन से सिर्फ क्वालिफाइंग हैं। जनरल हिंदी बस क्वालिफाइंग नेचर का है। असली खेल शुरू होता है जनरल स्टडीज पेपर 1 और 2 से, जो 300-300 मार्क्स के होंगे। इसके साथ ही 300 नंबर का एस्से, ये मेरिट लिस्ट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। और ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें तो अब ये MCQ बेस्ड हो गया है और इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे। तो कह सकते हैं कि तैयारी का पूरा फोकस इन्हीं बातों पर डिपेंड करेगा। फाइनली भाग 5, फीस और कुछ बेहद अहम इंस्ट्रक्शंस। कई बार बहुत ही टैलेंटेड कैंडिडेट्स भी छोटी छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियों की वजह से रेस से बाहर हो जाते हैं। इसलिए फॉर्म भरने से पहले इन बातों को दिमाग में बिठा लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि फीस का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। नॉर्मल एग्जाम फीस तो सिर्फ 100 रुपए है, लेकिन अगर फॉर्म भरते वक्त आधार नंबर नहीं दिया तो 200 रुपए का एक्स्ट्रा बायोमेट्रिक पेनल्टी फीस लग जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि अप्लाई करते समय अपना आधार डिटेल्स जरूर प्रोवाइड करें। अब आते हैं उन फाइन प्रिंट रूल्स पर जिन पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। पहला, रिजर्वेशन का फायदा सिर्फ और सिर्फ बिहार के परमानेंट रेजिडेंट्स को ही मिलेगा। दूसरा, और ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, मैरिड महिलाओं के लिए रूल। मैरिड महिलाओं का कास्ट या नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट उनके पिता के नाम और एड्रेस से ही बना होना चाहिए, पति के नाम से नहीं। इस सख्त रूल में थोड़ी सी भी चूक टेक्निकली डिस्क्वालीफाई कर सकती है। बाकी सारी डिटेल्स BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल हैं।